अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी वो है सेल वॉल और साइटोप्लाज्म, और ये दोनों बहुत अहम टॉपिक्स हैं और आज हम लोगों ने इन्हीं टॉपिक्स को आगे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक सेल वाल से। तो सेल वाल क्या है कि दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। इसकी लोकेशन क्या है कि ये जो प्लांट सेल है उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो क्या है, हमारे पास सेल वाल है। हमने इससे पहले डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन को, जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन सेल वाल जो है ये प्लांट सेल ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में पाई जाती है। और इसकी लोकेशन क्या है कि दी आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ये जो प्लांट सेल है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये जिसे हम बाहर वाली लेयर कहते हैं। अब ये सेल वॉल सिक्रीट कहाँ से होती है? इट इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू कह सकते हैं ऑर्गेनेलिज, जिसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए तो जो हमारे पास चीज़ बनती है वो है प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल जो ये प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होती है, वो कैसे होती है कि न्यूक्लियस जो ये इंफॉर्मेशन देता है, साइटोप्लाज्म उस इंफॉर्मेशन को मतलब गेट करता है न्यूक्लियस से, और आगे एंजाइम जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। फिर उन पार्ट्स को जो डिवाइड किया जाता है, सॉरी डिपॉजिट किया जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और जब वो आपस में मिल जाते हैं तो वो एक लेयर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो अब वेराइटी देख लेते हैं कि ये किस में वेरीज करती है सेल वॉल जो है। तो सेल वॉल जो है ये प्रोक्रियोट्स जो कि बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एल्गी हमारे पास है, उनमें वेरीज करती है। अब ये नहीं कि इसका साइज़ या जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, वो सेम है हर में, बल्कि वो वेरीज कर रहा है, सेल टू सेल भी वेरीज कर रहा है। और इस तरह एक प्रोक्रियोट सेल में जो कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट है, हर में एक इसका अपनी कंपोजिशन है, अपना स्ट्रक्चर है, अपना साइज़ है। तो वेराइटीज़ की देख लेते हैं कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल टू सेल ऑफ प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स के सेल टू सेल में ये डिफरेंट होती है बोथ इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों के लिहाज से ये क्या होती है, वेरीज करती रहती है। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। इसकी जो थिकनेस है वो भी वेरीज करती रहती है। वो किस तरह वेरीज करती है कि ये नहीं ज़रूरी कि सेल वाल की एक स्पेशल थिकनेस स्पेसिफिक है कि इसकी मोटाई इतनी होनी है, बल्कि ये होता है कि ये कहीं पे थिक होती है, कहीं पे ये थिन होती है। तो ये वेरीज करती रहती है सेल टू सेल। ये सेल वाल की डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें हमारे पास इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वाल। इसके अगर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले सेकेंडरी वाल, उसके बाद है प्राइमरी वाल, और देन है मिडल लेमला। ये जो हमारे पास है ये प्राइमरी वाल है, जो कि एक क्रिस क्रॉस मैनर के साथ अरेंज होती है, और इसमें एक मिडल लेमला होता है और एक सेकेंडरी वाल होती है। अब हम इसको आगे देखते हैं इन तीनों को वन बाई वन। तो मिडल लेमला क्या है हमारे पास? प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी वाल ऑफ इन बोरिंग सेल। ये जो प्राइमरी वाल होती है इसके साथ ये क्या है, मिडल लेमला। ये मिडल लेमला प्राइमरी वाल के साथ पाया जाता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन। तो ये पैक्टिन का बना हुआ होता है मिडल लेमिला, और एक्ट एज अ सीमेंट बिटवीन टू प्लांट सेल। ये सीमेंट के तौर पर काम करता है। सीमेंट क्या है कि हमने अगर फर्ज की दीवार है उसमें एक ईंट रखी हुई है, ऊपर दूसरी ईंट को रखने के लिए क्या करेंगे कि सीमेंट लगाएंगे, फिर वो ईंट उसके साथ चिपक जाएगी। तो मिडल लेमिला जो है इस तरह ये दोनों सेल के दरमियान में मौजूद होता है। दोनों सेल के किस तरह कि ये एक सेल है, एक सेल ये है, इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ इन्हें आपस में मिला रही है, कनेक्ट करवा रही है, वो क्या है, ये मिडल लेमिला है। मिडल लेमिला इसी तरह ये सीमेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये दोनों सेल्स को आपस में मिला देता है। अब हमारे पास है प्राइमरी वाल नंबर 2 पे। प्राइमरी वाल इज अ ट्रू वाल। प्राइमरी वाल क्या है कि ये ट्रू वाल है एंड डिवेलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स।
प्राइमरी वाल जो ये हमारे पास ट्रू वाल्स होती है, ये हर सेल में मौजूद होती है और इस तरह ये एक नए सेल जो होते हैं उनमें ग्रो करती रहती है और इसी से बाद में सेकेंडरी वाल बनती है। इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो इसमें सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और ये क्या है, ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स है। इसमें ज़्यादा मिकदार सेलुलोज की होती है, लेकिन हेमी सेलुलोज और पैक्टिन इसको एक थिकनेस देने के लिए इसके साथ अटैच होते हैं। मेजर कंपोनेंट इसमें क्या है, इसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। हमने पहले देखी थी डायग्राम, उसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ये इस तरह की होती है जो कि एक दूसरे के साथ सेलुलोज फाइबर हैं, ये राइट एंगल्स बनाते हैं, 90 के एंगल के साथ अटैच होते हैं और ये इस तरह क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है। एक ये इस तरह से फाइबर्स आ रहे हैं, बाकी वो इस तरह से एक जाली नुमा बना रहे हैं। तो ये क्या है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। ये किस वजह से बनती है, ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये इसी तरह अरेंज होते हैं। अब हमारे पास है सेकेंडरी वॉल, इट इज़ फॉर्म्ड ऑन इनर सरफेस। ये इनर सरफेस पे बनती है, कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड। ये थिक होती है और रिजिड होती है। हमने पीछे डायग्राम देखी थी, उसमें ये था कि सेकेंडरी वॉल हमें नज़र ही नहीं आई। तो सेकेंडरी वॉल क्यों नहीं नज़र आए, सेकेंडरी वॉल जो है ये हर सेल में नहीं पाई जाती, जबकि प्राइमरी वॉल जो है ये हर सेल में मौजूद होती है। सेकेंडरी वॉल, अब कोलोनकाइमा सेल है उनमें सेकेंडरी वॉल नहीं पाई जाती, जबकि जो सेकेंडकाइमा सेल्स हैं उनमें सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है। और ये जो सेकेंडरी वाल है ये प्राइमरी वाल के नतीजे में ज़्यादा सख्त भी होती है और मोटाई में भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, क्यूटिन होती है, वैक्सीज एंड लेग्निन। ये पार्ट्स इसमें मौजूद होते हैं जो कि इसे थिकनेस, इसकी थिकनेस का सबब बनते हैं। इसमें जो लेग्निन है ये इसे ज़्यादा रिजिड बना देता है, जिस वजह से जिन प्लांट सेल में सेकेंडरी वाल होती हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं, जिनमें नहीं होती वो इतने ज़्यादा थिक नहीं होते। Those cells which have secondary cell wall in addition to primary cell wall are more thicker than those which does not have secondary cell wall. ऐसे सेल्स जिनमें सेकेंडरी सेल वाल होती है वो थिकर ज़्यादा होते हैं दैन ऐसे सेल्स के जिनमें सेकेंडरी सेल वाल मौजूद नहीं होती। बैक्टीरियल सेल वाल की बात करें तो इसमें एक किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसका जो दूसरा नाम है वो म्यूरिन का होता है। ग्लाइकेन क्या हमारे पास, या पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्लाइकेन जो बेसिकली हमारे पास है ये है चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो येलो कलर के ये ग्लाइकेन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये आपस में पेप्टाइड बांड के साथ अटैच है। किस तरह है, इनकी एक सिरे पे दोनों ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन्हें आपस में मिला रहे हैं, किसके थ्रू, पेप्टाइड बांड के थ्रू। यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है। ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू इन्हें आपस में कनेक्ट करवाता है और ये इस तरह इसी वजह से हम इसे कहते हैं पेप्टाइडो ग्लाइकेन। ग्लाइकेन जो है कार्बोहाइड्रेट्स की एक चेन है। फंगल सेल वाल जो ये क्यूटिन की बनी होती है, काइटिन की सॉरी, और ये काइटिन के हमारे पास ये एक पॉलीसेकेराइड है और इनकी जो फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल वाल है। इसमें ये देखें कि सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाद जो वाल आ रही है वो क्या है, सेल वाल है। ये किसमें, बैक्टीरिया में मौजूद होती है। ये सारा स्ट्रक्चर किसका है, बैक्टीरिया का है। अब अगर सेल वाल के फंक्शन की बात करें, जो कि हमारा सेल वाल का लास्ट टॉपिक है, तो इसमें हमारे पास फंक्शन में सबसे पहला है कि गिव डेफिनेट शेप। सबसे पहले सेल वाल का जो काम होता है कि इसने सेल को एक शेप देनी होती है, क्योंकि ये रिजिड होती है और इस तरह नहीं होता कि जिस तरह ये होगी उस तरह सेल अपने आप को ढाल देगा, बल्कि ये एक प्रॉपर शेप देती है सेल को, कीप इट रिजिड, और उससे सख्त रखती है। जिस तरह एक बाइक का टायर है तो उसमें एक ट्यूब होती है, तो ट्यूब के बाहर एक टायर होता है जो कि रिजिड होता है, उसे फटने से बचाता है। तो इस तरह ये सेल वाल भी सेल के बाहर इसी तरह का काम करती है। डज नॉट एक्ट एज ए बैरियर के तौर पर बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि इसमें ये जारीनुमा जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनसे जारीनुमा जो भी चीज़ होगी वो गुजर जाएगी। अगर सेल मेम्ब्रेन उसे ना जाने दीजिए अलग बात है, क्योंकि वो बैरियर के तौर पर काम करती है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बैरियर के तौर पर काम करती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है ये बैरियर के तौर पर बिल्कुल भी काम नहीं करती।
नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्योंकि सेल वहाँ रिजिड होती है, ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी मिसाल भी वही है कि ट्यूब जो होती है टायर के अंदर, उसमें जितनी हवा भरते जाए वो नहीं फटेगी, हालांकि वो जब बाहर होती है टायर से तो उसमें हवा अपने वो थोड़ी सी भी भरेंगे तो वो फट जाएगी। तो टायर उसे क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह सेल वॉल जो ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक एलाइसिस। जब सेल पानी से भर जाता है, ऑस्मोटिक एलाइसिस का मतलब ऑस्मोटिक ये कि जब पानी से वो भर जाता है तो उसे एलाइसिस फटने से बचाती है। तो सेल वॉल का काम होता है कि सेल को शेप देना, उसे एक प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सेल को फटने से बचाना, ऑस्मोटिक एलाइसिस से प्रिवेंट करवाना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म ऐसे है कि जैसा कि हम एक घर में रहते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह ये हमारे पास एक साइटोप्लाज्म है, ये उसका स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म का। ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी मौजूद होता है। ये साइटोप्लाज्म में ये फ्लूइड पार्ट होता है, इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें लाइसोसोम है, वैक्यूल पड़ा है, न्यूक्लियस इसमें पड़ा है, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, गोल्जी कम्प्लेक्स भी मौजूद है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट सेल में भी इस तरह ये साइटोप्लाज्म का ये जो हिस्सा है और इसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या है कि द लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्रोटोप्लाज्म जो है यूकैरियोटिक सेल का लिविंग कंटेंट है, मतलब हमारी ज़िंदगी का जितना भी है वो किस पे मुनहसर होता है, वो प्रोटोप्लाज्म पे मुनहसर होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पार्ट होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसका कम्बिनेशन है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं साइटोप्लाज्म की। कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। अब हमारा जो ग्राउंड है इसमें मट्टी मट्टी है, इस तरह एक दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी हुई है। इस तरह जो साइटोप्लाज्म है इसका जो ग्राउंड है, ये इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है। कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, इसमें बहुत सारे पहले भी डायग्राम में देखा है कि ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, जिसमें लाइसोसोम है, न्यूक्लियस वगैरह। एंड अदर इंक्लूजन इनसॉल्युबल, और ऐसे इंक्लूजन मतलब ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि इनसॉल्युबल है। और स्टोरेज प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो स्टोर किए गए हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। साइटोसोल क्या है कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स मौजूद हैं, दो हिस्से हैं इसके, एक है इनसॉल्युबल, एक है सॉल्युबल। अब ये जो इसका हिस्सा ये सारा डिजॉल्व है, सॉल्युबल है। अब ये जो इससे ये इनसॉल्युबल है, ये इसमें नॉन डिजॉल्व चीज़ें हैं। तो जो डिजॉल्व पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोसोल। ये सॉल्युबल पार्ट होता है, लिक्विड पोर्शन जितना भी साइटोप्लाज्म का है ये क्या है हमारे पास, साइटोसोल। इट फॉर्म्स ग्राउंड सब्सटेंसेस, तो ये सारा ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि लिक्विड पार्ट बना रहा है, ये क्या है हमारे पास, साइटोसोल है। केमिकली कंटेन 90% वाटर। तो साइटोसोल हमारे पास सॉल्युबल पार्ट है और 90% जो इसका हिस्सा है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। तो ये हमारे पास सॉल्युबल पार्ट क्या है, साइटोसोल। कंटेन्स ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। साइटोसोल के अंदर सारे ज़िंदगी के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, जितने भी ज़िंदगी के सेल के अंदर एक सारे जो कंटेंट्स होते हैं तो वो किस में मौजूद होते हैं, साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म या हमारे सेल का। अब साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें थी साइटोसोल में, हम देख लेते हैं कि एक था ट्रू सोल्यूशन और एक हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन जो हमारे पास होता है ये ऐसा होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स या आयन आ जाते हैं, मोस्टली आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड इजीली डिजॉल्व। ऐसा सोल्यूशन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर जिस तरह एक पानी में हम चीनी को मिक्स करते हैं तो वो उसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो ये क्या है कि ये ट्रू सोल्यूशन है जो कि डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके बरक्स जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंटर भी नहीं हो सकते, नॉट डिजॉल्व होते हैं, और ये टू पार्ट्स, दो इसकी टाइप्स हैं आगे, एक सोल है और एक हमारे पास जेल है। अब कोलाइडल सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें एक चीज़ डिजॉल्व नहीं हो सकती। सोल क्या है कि सोल नॉन विस्कस, इसका जो कम गाढ़ा पार्ट है जो कि नॉन विस्कस है, लिक्विड है,
वो क्या है हमारे पास सोल। इसके बाद जो जेल है, विस्कस पार्ट है, जेल आप लोग बालों पे भी यूज़ करते हैं, वो कितनी बालों को हार्ड कर देती है। तो ये जेल हमारे पास विस्कस पार्ट होता है। और जेल कहाँ पे मौजूद होता है? प्रेजेंट इन दी पेरिफेरल पार्ट। जो सेल का हमारे का साइटोप्लाज्म का या जो पेरिफेरल पार्ट होता है वहाँ पे ये जेल मौजूद होती है और इससे ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पेरिफेरल पार्ट पे क्या मौजूद होती है? जेल मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन है वो है एक्ट एज अ स्टोर हाउस फॉर वाइटल केमिकल। जितने भी हमारे ज़िंदगी के ज़रूरी केमिकल्स होते हैं उनको किससे स्टोर किया जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किया जाता है और ये एक स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो कि मतलब एक मेटाबॉलिज्म ग्लूकोज की हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है, वो किस में होती है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। हालांकि इसके अंदर बाकी प्रोसेस है कि ये एंड कहाँ पे होती है, आगे फर्दर किस अमामे से गुजरती है, वो बात की बातें हैं। लेकिन ये जो अम्मा स्टार्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कंटेन्स ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, इसकी डायग्राम देखी जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद था, न्यूक्लियस मौजूद था और उसमें लाइसोसोम थे। ये सारे ऑर्गेनल जितने भी थे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस और लाइसोसोम और प्लास्टिड, ये सारे जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। ग्लूकोज क्या, ग्लाइकोलाइसिस सॉरी क्या, हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन की जाती है तो ये अमल क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। अब फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स कौन से हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हर वक्त मूव करते रहते हैं? वो दो हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। और ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आ सकता है अक्सर पेपरों में कि व्हाट इज़ द फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स। वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो हर वक्त साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। साइक्लोसिस क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है और स्ट्रीमिंग मूवमेंट, इट्स लाइक जिस तरह वॉशिंग मशीन है, वो उसमें अगर आप पानी डालें तो वो किस तरह उसको घुमाती है पानी को, ये एक लहरों की तरह, इस तरह वो एक जब मूव करते हैं तो लहरें उठती हैं, इस तरह की ये मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर और इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस। इस आल्सो नोन एज एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको एक्टिव मास मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम है साइक्लोसिस का। ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। अब साइक्लोसिस का क्या फ़ायदा है कि इसकी मदद से जितने भी मटेरियल हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। एग्जाम्पल में हम देखते थे, एक एटीपी है और एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। एटीपी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी साइक्लोसिस की वजह से हो जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी साइक्लोसिस की वजह से हो जाती है। और साइक्लोसिस को हम कहते हैं एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।